हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग सोम के हुक्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। सोम के इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ई, जी और के बीच में रिलेशन पढ़ा था, और आज हुक्स लॉ पर बेस्ड इस तरीके के न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में आते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे सिंपल केस होता है, इस न्यूमेरिकल से देखते हैं। आपको एक स्क्वायर स्टील रॉड दे रखी है उसने न्यूमेरिकल में, जिसका यंग मापांक यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2.14 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक स्टील रॉड है, स्क्वायर स्टील रॉड है, जिसकी लेंथ दे रखी है 50 mm, और उस पर एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रखा है 100 किलो न्यूटन का। अब इस पर अगर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगेगा तो इसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होगा, यानी इसकी लेंथ घटेगी। आपको वही लेंथ निकालनी है, यानी उसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ या उसकी लेंथ में कितना डिक्रीमेंट हुआ, हमें ये निकालना है। सवाल एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक स्क्वायर स्टील रॉड है जिसकी लेंथ दे रखी है 50 mm, यानी 50 mm लंबी स्टील रॉड है। 20 mm इंटू 20 mm इसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है इस रॉड का, और इस रॉड पर अगर हमने एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगाया कितना 100 किलो न्यूटन का, और इस पर्टिकुलर रॉड का जो मटेरियल है उस मटेरियल के लिए ई की वैल्यू यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2.14 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, गीगा पास्कल, मेगा पास्कल किसी यूनिट में दे रखा हो सकता है, हम उसको चेंज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। और चेंज इन लेंथ आपसे उसने पूछा है। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं, अब यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जानते हैं हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर इस लोड को हम P मान लें, ये लेंथ L मान लें, और इसका ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको A मान लें, तो जो हमारा स्ट्रेस होगा वो क्या होता है P अपॉन ए, इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या हो गई, मान लिया डेल्टा L, और ओरिजिनल लेंथ क्या हो गई L। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया क्या P। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ आएगा वो क्या आ जाएगा PL अपॉन AE। ये हम लोगों ने डेरिवेशन किया था जब हुक्स लॉ पढ़ा। इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारा लेंथ में कंप्रेसिव लोड की वजह से कितना शॉर्टिंग है और टेंसाइल लोड की वजह से कितना एक्सटेंशन है वो निकल आएगा। अगर यहीं पर ये कंप्रेसिव की जगह टेंसाइल लगा होता तो जो डेल्टा L होता वो कैसा होता इंक्रीमेंट। इसको अगर हम इस तरीके से खींचते तो हमारी लेंथ क्या होती इंक्रीज होती। तो इस केस में क्या होगा, लेंथ कितना डिक्रीज हुई, P कितना दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल में 100 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव लोड, यानी ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻3, ये P हो गया। L यानी लेंथ कितनी दे रखी है 50 mm। अब अगर mm को मीटर में चेंज करना है तो क्या करते हैं हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से मीटर में आना है तो 10⁻³ करेंगे। तो यहाँ पर इंटू लेंथ कितनी हो गई 50 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन उसने दे रखा है कितना 20 इंटू 20, यानी हमारा एरिया कितना हो गया 20 इंटू 20, ये एरिया हो गया। इंटू आपको क्या दे रखा है E, ये पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है और आपको दी रहती है सवाल में। तो इस सवाल में E की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.14 इंटू 10⁸8, ये हमने यहाँ पर रख दी 2.14 इंटू 10⁸8 किलो न्यूटन में है इंटू 10⁻3। तो ये आपकी क्या आ गई चेंज इन लेंथ, और ये कैसा होगा लेंथ में डिक्रीमेंट, यानी इसकी लेंथ जो है पहले से अब इस लोड को लगाने के बाद ये क्या हो जाएगी डिक्रीज कर जाएगी। ये था सिंपलेस्ट फॉर्म। इस तरीके से आपको अगर लेंथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या आपसे वो लोड भी पूछ सकता है, अगर ये लेंथ में डिक्रीमेंट दे देता और आपसे लोड पूछता तो भी हम इसी फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट केस देखिए, अगर जैसे ये सवाल है ये हॉलो केस के लिए दिया है, हॉलो सिलेंडर है कोई, हॉलो का मतलब खोखला। अब हॉलो कास्ट आयरन के लिए उसने क्या दे रखा है कि जो ये हॉलो कास्ट आयरन है वो इस तरीके से है कि ये इसका आउटर डायमीटर है और ये इसका इनर डायमीटर है, बाह्य व्यास और आंतरिक व्यास दे रखा है। और इस हॉलो कास्ट आयरन की जो लेंथ दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है, यानी इस तरीके का हॉलो कास्ट आयरन है, ये ऐसे रखा हुआ है, जिसका आउटर डायमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है कितना 300 mm, और
इनर डायमीटर की जगह उसने दे रखा है ये थिकनेस। आपको इस सवाल में आउटर डायमीटर दे रखा है और एक थिकनेस दे रखी है, यानी इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। कितनी दे रखी है? 50 mm। इस सिलेंडर की लेंथ दे रखी है कितनी? 4 मीटर। और उसने सवाल में ये कहा है कि इस कास्ट आयरन पर जब हम इस तरीके से एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, इस तरीके से इस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, तो आपको इसमें दो चीजें पूछी। पहला तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब जिस एक्सिस में वो रखा हुआ है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसमें जो लेंथ में चेंजमेंट हो रहा है वो स्ट्रेन पूछा है आपसे। दूसरा उसने पूछा है डिक्रीज इन लेंथ, क्योंकि कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो कितना लेंथ में डिक्रीमेंट है ये पूछा है। क्या क्या गिवन है आपको? एक हॉलो कास्ट आयरन की रॉड है जिस पर आउटर डायमीटर दे रखा है 300 mm, उसकी थिकनेस दे रखी है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 50 mm। और इस फोर्स की वजह से, ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस यानी जो प्रतिबल जनरेट हो रहा है वो कितना दे रखा है? 75,000 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से स्ट्रेस डेवलप होगी और उस स्ट्रेस की उसने वैल्यू दे रखी है। आपको ये फोर्स निकालना है, इस फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ और कितना लेंथ में डिक्रीमेंट हुआ, ये तीनों चीजें आपको निकालनी है। तो जो पहला क्वेश्चन है लोड, तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ये आप और क्लियरली लिखें तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो ये लग रहा है। स्ट्रेस आपको उसने दे रखी है, ये गिवन है। बात फंसती है कहां पर? एरिया पर। इसका हमें एरिया निकालना होगा, ठीक। तो जो जब भी कोई हॉलो सेक्शन होता है उसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो एरिया होता है π/4 इंटू डी आउटर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी डी नॉट माइनस डी आई, डी आउटर स्क्वायर माइनस डी इनर स्क्वायर। अब जो बाह्य व्यास है यानी आउटर डायमीटर है वो आपको दे रखा है 300 mm, लेकिन इनर डायमीटर आपको इस न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है। उसकी जगह उसने आपको क्या दे रखा है? थिकनेस। तो अगर हमें इनर डायमीटर निकालना है तो इनर डायमीटर निकालने के लिए क्या हो जाएगा? अगर हम इनर डायमीटर को निकालेंगे तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं डी माइनस 2t। 2t क्यों किया? क्योंकि हम डायमीटर की बात कर रहे हैं। अगर रेडियस की बात करते तो t होता, ये t और ये t, यानी एक टी अब ये हटाएंगे और एक टी ये हटाएंगे तो हमें यहाँ का पूरा डायमीटर मिलेगा। इसलिए हमने इनर डायमीटर के लिए क्या कर दिया? डी माइनस 2t। अब डी माइनस 2t यहाँ से हम इनर डायमीटर निकाल सकते हैं। इनर डायमीटर क्या आ जाएगा? कैपिटल डी कितना दे रखा है? 300 माइनस 2 इंटू 50, यानी यहाँ से कितना आ गया हमारा डायमीटर? 200। इनर डायमीटर हमको मिल गया। और जैसे ही हमें इनर डायमीटर मिला, अब हम इस फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के बाद वो कितना फोर्स उस पर डेवलप होगा वो निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए A इज इक्वल टू π/4 इंटू, यहां से कितना हो गया? डी नॉट कितना दे रखा है? 300 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। ये हमें एरिया पता चल गया। जैसे ही एरिया पता चला, हमारा क्या था फॉर्मूला? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, या इसको कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स और एरिया। और हमें यही फोर्स या यही लोड निकालना है, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेस। स्ट्रेस आपको न्यूमेरिकल में कितनी दे रखी है? 75000 इंटू π/4 इंटू 300 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आपका, ये जो लोड लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है वो निकल, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व। दूसरा उसने क्या पूछा है? स्ट्रेन। और इस पर्टिकुलर कास्ट आयरन के लिए उसने आपको E यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मापांक गुणांक की वैल्यू दे रखी है इतनी। तो अगर हमें स्ट्रेन निकालना है तो वही हुक्स लॉ से हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेन डेवलप, कितनी स्ट्रेन डेवलप हुई है अगर वो निकालनी हो तो हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैं फॉर्मूला बार बार लिख दे रहा हूं जिससे आप
हैबिचुअल हो जाए न्यूमेरिकल में, इस चीज को आपको याद रहे, बार बार सोचना ना पड़े ये कहाँ से वैल्यू आ रही। स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, या यहाँ से स्ट्रेन क्या आ जाएगा, स्ट्रेस अपॉन ई, और आपको स्ट्रेस इस न्यूमेरिकल में दे रखी है कितनी है 75000, यानी यहाँ से आपने लिखा 75000 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन है तो न्यूटन में चेंज कर लिया, अपॉन ई कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन। चाहे तो हम दोनों को किलो न्यूटन में ही लिख सकते हैं, तो ये दोनों टर्म लिखने नहीं पड़ेंगे, हम ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ गया स्ट्रेन, ये स्ट्रेन निकल आया। अब स्ट्रेन निकल आया, आपसे उसके तीसरी चीज क्या पूछी है, डिक्रीज इन लेंथ। स्ट्रेन पता है, नेट स्ट्रेन पता है, और हमें क्या निकालना है डिक्रीज इन लेंथ। तो हम स्ट्रेन जानते हैं, स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ आपको निकालनी है, ओरिजिनल लेंथ आपको दे रखी है कितनी 4 मीटर, और नेट स्ट्रेन कितनी है स्ट्रेन ये, इस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया, तो क्या आया 75000 अपॉन 1.5 इंटू 10⁸ इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ हमें निकालना है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 75000 इंटू 4 अपॉन 1.5 इंटू 10⁸, यहाँ से हम चेंज इन लेंथ निकाल सकते। ये हमारा आ गया चेंज, यानी ये तीनों ही सवाल हमारे, तीनों ही क्वेश्चन जो पूछे थे इसने इसमें वो हमने निकाला। पहला वाला जो न्यूमेरिकल था उसमें हमने डायरेक्ट PL/A से इसको सॉल्व कर लिया था। इस केस में हमको, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर था, तो पहले हमें इंटरनल डायमीटर निकालना पड़ा। इंटरनल डायमीटर निकालने के बाद हमें जो लोड निकालना था, लोड को डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट ड्यूरेशन में निकाल लिया। दूसरे केस में स्ट्रेन के लिए हुक्स लॉ अप्लाई किया, और लास्ट जो स्ट्रेन का ओरिजिनल फार्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वहाँ से हमने टोटल चेंज इन लेंथ निकाल ली, यानी कि लंबाई में कितनी कमी हुई, लेंथ में कितना डिक्रीमेंट हुआ, वो हमने इस फॉर्मूले से निकाला। तो इस तरीके के सवाल बनते हैं। आपको पर्टिकुलर मटेरियल के लिए अलग अलग कंडीशन में हो सकता है किसी सवाल में आपको ये टेंसाइल लोड दे दे, हो सकता है आपको इंटरनल डायमीटर दे दे। अगर इसी केस में आपको यहाँ पर उसने आउटर की जगह इनर डायमीटर दे दिया होता और थिकनेस दे दी होती, तो हम आउटर डायमीटर कैसे निकालते, स्मॉल डी प्लस 2t कर देते, तो हमारा आउटर डायमीटर निकल आता है। तो थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, बाकी कंसेप्ट यही रहता है। एक न्यूमेरिकल में एक कंसेप्ट और आता है कि अगर मान लीजिए कि एक कंपोजिट बार का प्रॉब्लम हो, मान लीजिए इस तरीके से है कि एक ये स्टील रॉड, कॉपर रॉड, कोई एक रॉड है और अलग अलग सेक्शन में इस तरीके से डिवाइडेड, ठीक है, ये आपको अलग अलग सेक्शन में दे दिया, और इस पर मान लीजिए इसकी लेंथ दे रखी है L1, L2, L3, और इसका एरिया दे रखा है A1, A2 और A3, ये इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और इस पर एक एक्सियल टेंसाइल या कंप्रेसिव कोई भी लोड लगा दिया। मान लीजिए इस केस में इसने टेंसाइल लोड लगा दिया P किलो न्यूटन का, और आपसे वो इस तरीके के केस में आपसे वो पूछ ले कि चेंज इन लेंथ कितना है। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि इसमें जो लेंथ में जो चेंज है वो इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या है टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अगर सिर्फ इंडिविजुअल एक मेंबर होता तो हम क्या करते PL/A करके उसको निकाल देते। इस तरीके के केस में कंपोजिट सेक्शन में जब इस तरीके से डिवाइड हो, वो सर्कुलर सेक्शन हो, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, तो इस तरीके के केस में हम क्या करते हैं कि जितना भी लेंथ में चेंजमेंट है उन सब का एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, तो हमें टोटल चेंज इन लेंथ पता चल जाती है। अब जैसे इसमें टोटल लेंथ हमें निकाली है चेंजमेंट कितना डेल्टा L, तो हमने क्या माना, इसमें जो चेंज हुआ उसको हमने क्या मान लिया डेल्टा L1, यानी इस P की वजह से इसकी लेंथ में जो चेंजमेंट हुआ उसको हमने क्या मान लिया डेल्टा L1। इसमें जो चेंज हुआ वो क्या हुआ डेल्टा L2, और इसमें जो चेंज हुआ उसको क्या मान लिया डेल्टा L3। तो टोटल चेंज जो हमारा आएगा, यानी टोटल एलोंगेशन जो आएगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L, और अगर होते हैं सेक्शन L4, L5 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब
चेंज इन लेंथ हुक्स लॉ से हमें पता है क्या है, अगर डेल्टा L1 के लिए निकालें तो क्या होगा, P जो PL अपॉन ए होता है हमारा फॉर्मूला, ठीक। अब ये सेम मटेरियल का बना है अगर, ठीक है, तो ये ई सबका रहेगा। अगर अलग अलग मटेरियल के हैं तो मान लीजिए E1 इसको E2 इसको E3 मान लीजिए डिफरेंट मटेरियल के हैं और इस तरीके से ऐड है, ठीक। तो हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, PL1 अपॉन A1 E1 इसके लिए। अगर सेम मटेरियल के होंगे तो ये E सब में सेम रहेगा और ये P भी सब में सेम रहेगा, ठीक। तो पहले एक काम करते हैं, पहले हम सेम मटेरियल के लिए इसको लिख लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया PL1 अपॉन A1 प्लस दूसरा डेल्टा L2, यानी इसमें कितना एलोंगेशन होगा, तो इसके लिए अगर हम निकालें तो इसके लिए क्या हो जाएगा, PL2 अपॉन A2E। तीसरे केस में निकालें तो क्या आ जाएगा, PL3 अपॉन A3E। ये आ गया टोटल इलोंगेशन। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा L क्या आ जाएगा, P अपॉन E कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आया, L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन, यहीं पर अगर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के होते तो जो E बाहर कॉमन लिया है, इसकी जगह हमारी क्वेश्चन क्या आ जाती, फॉर डिफरेंट मटेरियल P ब्रैकेट में L1 अपॉन A1 E1 प्लस L2 अपॉन A2 E2 प्लस L3 अपॉन A3। इस तरीके से हम लेंथ में कितना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, यानी टेंसाइल लोड की वजह से कितना इंक्रीमेंट या कंप्रेसिव लोड की वजह से कितना डिक्रीमेंट हुआ इस लेंथ में, वो हम निकाल सकते हैं। हुक्स लॉ में इस तरीके के केस भी बनते हैं। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर कैसा बनता है। एक ये बार है सेम मटेरियल का बना हुआ है, जिसमें जो A B C D सेक्शन है, इस वाले सेक्शन का जो डायमीटर उसमें आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, मान लीजिए दे रखा है 30 mm, इस सेक्शन का दे रखा है 20 mm और इस सेक्शन का दे रखा है 10 mm। ये न्यूमेरिकल में आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि एक्सियल टेंसाइल लोड जो इस पे लगा हुआ है वो है 30 किलो न्यूटन का एक्सियल टेंसाइल लोड इस पर लगा हुआ है। और ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, यानी ये जो बार है अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे, इसकी लेंथ दे रखी है उसने, इस वाले सेक्शन की लेंथ दे रखी है 200 mm, इस वाले सेक्शन की लेंथ दे रखी है 200 mm और इसकी दे रखी है 150। ये आपको न्यूमेरिकल में गिवन है कि एक ये कॉपर रॉड है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन की है, इसका डायमीटर 30 mm है, इसका 20 mm और इसका 10 mm है, और एक एक्सियल टेंसाइल लोड 30 किलो न्यूटन का इस पर लगा हुआ है। और क्योंकि कॉपर है, कॉपर के लिए उसने मान लीजिए आपको दे रखा है 201 गीगा पास्कल, आपको इसकी वैल्यू उसने दे दी है, यानी इस मटेरियल का जो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी है वो उसने दे रखी है कितनी, 201 गीगा पास्कल। और आपसे उसने न्यूमेरिकल में पूछा है कि हर सेक्शन में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ, या सीधे हम कह सकते हैं कि टोटल स्ट्रेन कितना हुआ। तो टोटल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, टोटल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, P मान लीजिए इस वाले को L1, इसको L2 और इसको L3, तो क्या आ जाएगा PL1 अपॉन A1E प्लस, क्योंकि सेम मटेरियल है तो ये सबके लिए E सेम रहेगा, प्लस PL2 अपॉन A2E प्लस PL3 अपॉन A3E। P सब में सेम है और P की वैल्यू कितनी रखी है 30 किलो न्यूटन, तो यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर केवल हमें क्या निकालना होगा हर रॉड के लिए, हर सेक्शन के लिए, A1 A2 और A3। डायमीटर दे रखा है तो जब इसके लिए निकालेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/4 इंटू D1 स्क्वायर, और D1 कितना है π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। अब ये mm में है, mm को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ और स्क्वायर है तो 10⁻⁶। इस तरीके से A1 निकालेंगे, यहाँ से A2 निकालेंगे, जब A2 निकालेंगे तो D की जगह क्या रख देंगे 20, जब A3 निकालेंगे तो D की जगह क्या रख देंगे 10। यहाँ से A1 A2 A3 पता चल गया। E की वैल्यू आपको सबके लिए उसने दे रखी है 201 गीगा पास्कल, गीगा पास्कल को पास्कल में तो 10⁹ से मल्टीप्लाई। यहाँ से हम टोटल चेंज इन लेंथ इस सवाल में जो भी पूछा है आपसे निकाल सकते हैं।
अब एक और केस आता है, सिमिलरली देखिए ये सवाल दिया हुआ, ई की वैल्यू दे रखी है 200 गीगा पास्कल, 15 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है और ये 3 रॉड इस तरीके से है, सेम मटेरियल की है क्योंकि ई की एक सिंगल वैल्यू दे रखी है, और आपसे उसने पूछा है टोटल एलोंगेशन, एलोंगेशन इसलिए क्योंकि टेंसाइल लोड लगा हुआ है। तो सिमिलरली वहां पर यहाँ पर भी वही करेंगे, पहले इसका A1 निकालेंगे, π/4 इंटू 40 का स्क्वायर, इसका A2 निकालेंगे π/4 इंटू 15 का स्क्वायर, और इसका A3 निकालेंगे π/4 इंटू 30 का स्क्वायर। A1 A2 A3 पता चल गया, टोटल चेंज इन लेंथ निकालने हैं, P L1 अपॉन A1E प्लस P L2 अपॉन A2E प्लस P L3 अपॉन A3E। P सब में सेम रहेगा क्योंकि सिंगल एक लोड लगा हुआ है। L1 200 mm, L2 500, L3 200, E सब में सेम है कितना 200, ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करके इसके लेंथ में कितना चेंज है हम निकाल सकते हैं। अब जो अभी तक आपने न्यूमेरिकल किए उनमें एक चीज देखी है कि जो लोड लग रहा है वो सारा लोड हर सेक्शन के लिए इक्वल था। अब एक सवाल ये देखिए, इस तरीके के सेक्शन में अगर इस तरीके का केस हो और आपसे पूछा जाए कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ये बार है AD इस तरीके से, लेकिन इस सेक्शन पर 80 और 20 का एक लोड और लगा हुआ है। अभी तक की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनमें इस तरीके से कोई लोड नहीं होता था, केवल टेंसाइल या कंप्रेसिव एंड सेक्शन पर लगते थे। इस प्रॉब्लम में देखिए, जब कभी भी इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम क्या करते हैं, हर ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखते हैं, यानी हर ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, लोड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे इस सवाल में देखिए, ये आपको इस तरीके से दिया, ठीक है, ये लोड दे रखा है यहाँ पर 50 किलो न्यूटन का, और ये लोड दे रखा है यहाँ पर 10 किलो न्यूटन का। इस सरफेस पर कितना लगा हुआ है 80 किलो न्यूटन का लोड, और यहाँ पर ये कितना लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। तो पहले हम इन लोड को बैलेंस करते हैं हर सेक्शन के लिए, हर सेक्शन की अलग अलग एफबीडी बनाते हैं। पहले AB इस वाले सेक्शन को हम कंसीडर करते हैं, इस सेक्शन इसको अगर हम अलग इसकी एफबीडी बनाएं तो इस वाली लेयर पर जो A वाली लेयर है इस पर बाहर की तरफ कितना लोड लग रहा है 50 किलो न्यूटन का। तो ये बाहर की तरफ कितना लोड लिखा है 50 किलो न्यूटन। अगर ये 50 किलो न्यूटन का है तो इसकी अपोजिट लेयर यानी इस लेयर पर कितना लोड लगेगा 50 का, और कैसा होगा टेंसाइल, क्योंकि इस तरफ कैसा लगा होगा टेंसाइल, तो इधर भी कितना लगेगा टेंसाइल 50 किलो न्यूटन का। लेकिन एक्चुअल B पर लगा कितना है 80 किलो न्यूटन का। तो अगर 80 किलो न्यूटन का लगा है जिसमें 50 किलो न्यूटन का ये आ गया, तो अब अगर BC ब्लॉक के लिए बनाएंगे, ये AB ब्लॉक के लिए था, अब BC ब्लॉक के लिए बनाएंगे तो बचा कितना, बचा हमारा 30 किलो न्यूटन, और वो 30 किलो न्यूटन किस तरफ होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि जब हम इस AB और BC ब्लॉक को ऐड करेंगे यानी B वाली लेयर जो सेपरेट होगी इस तरीके से, तो नेट देखो कितना आ जाएगा 50 भी इधर और ये 30 भी इधर, तो कितना हो गया 50 30 80 किलो, ठीक। तो अब ये आ गया 50 किलो न्यूटन, ये 50 हुआ, ये 30 हो गया। तो अगर इस तरफ 30 लग रहा है तो इस तरफ कितना लोड लगेगा 30 किलो न्यूटन, इक्वल लगेंगे दोनों तरफ। ये लेयर है C, अब ये 30 इधर लग गया और C पर लग कितना रहा है 20, यानी अब जब हम CD लेयर के लिए बनाएंगे, CD लेयर के लिए जब हम बनाएंगे इक्विलिब्रियम, तो 30 इधर का और लग कितना रहा इधर 20, यानी इस तरफ कितना लगेगा 10 किलोमीटर। जब हम C लेयर को इस तरीके से जोड़ेंगे तो नेट कितना आ जाएगा 30 इधर का और 10, यानी कितना आ जाएगा 20, और ये 20 देखिए लग रहा है, ठीक। और इधर कितना आ गया 10 किलो। अब देखिए हर ब्लॉक पर बैलेंस है 50 50 30 30 10, अगर इनको ऐसे मर्ज करेंगे तो इसी तरीके से बन जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए ये आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हर सेक्शन में इस तरीके से लोड डिस्ट्रीब्यूट। हम क्या करेंगे हर ब्लॉक की अलग अलग एफबीडी बना लेंगे। सबसे पहले AB ब्लॉक को कंसीडर किया, तो जब AB ब्लॉक को हम इस तरीके से बनाएंगे
ये ए और ये बी। तो ए बी ब्लॉक में इधर की कंडीशन आपको दे रखी है, कितना लोड दे रखा है 50 किलोमीटर का। तो ये 50 अगर इधर लग रहा है तो इस साइड में भी कितना लगेगा 50 किलोमीटर, यानी ये बैलेंस हो गया। लेकिन ये बी लेयर में एक्चुअल में लग कितना रहा है 80 किलोमीटर, और कैसा लग रहा है टेंसाइल। तो दोबारा जब हम इस बीसी ब्लॉक को बनाएंगे, अभी हमने एबी ब्लॉक को बनाया था, बीसी ब्लॉक को बनाएंगे, तो ये जो बीसी ब्लॉक हमने बनाया इसमें अब इधर लग रहा है 80, अभी यहाँ कितना लग रहा है 50। अगर इसको 80 करना है तो यहाँ पर हम कितना करेंगे 30 किलोमीटर। तब ना इस ब्लॉक को, ये बीसी, इस ब्लॉक को जब हम ऐसे मिलाएंगे तो 50 इधर ये और 30 इधर ये टोटल मिलकर कितना आएगा 80 किलोमीटर। अब इस ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, जैसे इसको रखा था तो 50 इधर 50 इधर, तो इस ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो 30 इधर तो 30 इस तरफ, तो ये हमारा आ गया 30 किलोमीटर। ठीक, अब इधर 30 हो गया, एक्चुअल में लग कितना रहा इधर 20, और हमने इधर लगाया कितना 30, यानी 10 का और किधर लगेगा उस तरफ। तो जब ब्लॉक सीडी को हमने बनाया तो इधर हमने कितना लगाया 10 का, जब इधर 10 है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। अब इस सीडी ब्लॉक को जब हम जोड़ेंगे तो 30 देखो इस तरफ और 10 इस तरफ, तो रिजल्टेंट कितना आया 20 किलोमीटर इस तरफ। ये देखिए, ठीक। अब हमें इंडिविजुअल्स ये तीनों ब्लॉक समझ में आ गए। अब इन तीनों ब्लॉक के लिए लेंथ भी देखिए दे रखी है, कितनी है 0.6, ये कितनी है 1, और ये कितना है 1.2। एरिया इस पूरे ब्लॉक का दे रखा है कितना 100 mm²। बस चेंज इन लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो ये हो गया तुम्हारा क्या P1, ये हो गया P2 और ये हो गया P3। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी हम टेंसाइल लोड लेते हैं तो उसकी वजह से जो लेंथ आती है वो कैसी होगी पॉजिटिव, क्योंकि इंक्रीमेंट होता है, और जो कंप्रेसिव लोड लेंगे